इतिहास संकलन योजना के त्रयोदश अधिवेशन के इस समापन समारोह में मंच पर उपस्थित इतिहास संकलन योजना के नवनिर्वाचित अध्यक्ष ईश्वर जी, कार्यकारी अध्यक्ष कोटरेश जी, महासचिव हेमंत जी, और मंच पर उपस्थित कपिल जी, रजनीश जी, हिमांशु जी, सभागार में उपस्थित सभी इस कार्य में लगे हुए आत्मीय बहनों तथा भाइयों, हर एक अधिवेशन में कोई ना कोई एक केंद्रीय विषय लेते हैं। उसी क्रम परंपरा के अंदर इस बार भी एक विषय लिया है। अपना इतिहास, संस्कृति और संविधान, 3 शब्द उसमें। तो संस्कृति का आनंद प्रवाह रहता है। उस प्रवाह में जो कुछ घटित होता है वो इतिहास होता है। और संविधान शब्द प्रयोग किया तो जो वर्तमान में संविधान है या संविधान की जो परंपरा है भारतीय इतिहास के अंदर, तो वर्तमान काल के साथ में उसका संदर्भ आ जाता है। उद्घाटन सत्र में उसको लेकर काफी चर्चाएं सुनी और बाद के समय में जो हमारे समानांतर सत्र चले उसमें भी इसके जितने विभिन्न पहलू हैं उन विभिन्न विषयों के ऊपर चर्चाएं भी हुई और अनेक प्रकार के शोध पत्र भी उसमें आए हैं। एक बात जो आई कि जो संविधान बना उस समय कुछ चित्र थे उसके साथ में, तो चित्रों के द्वारा भारत की जो एक सांस्कृतिक यात्रा है उसको अभिव्यक्त किया गया था। लेकिन दूसरा भी एक उसमें था कि शायद उसकी जो संविधान की धाराएं ली गई, तो ये भी कहते हैं कि दुनिया के जो अनेक व्यवस्थाएं और संविधान है उनका एक सम्मिश्रण करके उसको बनाया गया। लेकिन वो होते हुए भी एक दृष्टि थी उसमें, उस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए और आज का जो संविधान है उसको व्याख्यायित करना, यह भी एक प्रबुद्धों का काम है। जब संविधान की प्रस्तावना में जब 3 शब्द आए, लिबर्टी, इक्वेलिटी, फ्रेटर्निटी, तो डॉक्टर अंबेडकर जी ने उस समय कहा था, क्योंकि ये तीनों शब्द तो फ्रेंच क्रांति के हैं, दुनिया के अंदर इन शब्दों का जो प्रचलन हुआ तो उसका जो संदर्भ है वो लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वेलिटी, ये फ्रेंच राज्य क्रांति से संबंधित शब्द थे।
और डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि ये जो शब्द इसमें हमने रखे हैं, इसके पीछे की जो प्रेरणा है, इसके पीछे की जो दृष्टि है, वह भगवान बुद्ध से ली है। इसलिए बुद्ध जब मैत्री की बात करते हैं, जब निर्वाण की बात होती है, मुक्त होने की और समत्व की बात वो करते हैं, तो लिबर्टी फेटर्निटी शब्द वह है, लेकिन उसकी जो व्याख्या है, उसके पीछे का जो भाव जगत है, वह तो कहने का तात्पर्य है कि जो भारत की जो एक मूल दृष्टि थी, उस दृष्टि के आधार पर चीजों को व्याख्यायित करने का, उसकी एक प्रक्रिया चलाने का, और उसी के साथ साथ ये एक अखंड प्रवाह है, तो व्यवस्थाएं रही है। पूर्व काल के अंदर जो स्मृतियां थी, वो एक तरह से उस समय राज्य के द्वारा आरोपित नहीं थी वो, लेकिन समाज उन नियमों के अनुसार चलता था। स्मृतियों ने जो विधि निषेध बताए, उन विधि निषेधों के अनुसार समाज जीवन चलता रहता था। और इसलिए एक समाज की जो विधि व्यवस्था, आज जिसको हम संविधान कहते हैं, वह प्राचीन काल में स्मृतियों के रूप में प्रचलित थी। काल समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, प्रश्न भी खड़े होते हैं समाज के अंदर, तो आवश्यकता अनुसार परिवर्तन भी करना पड़ता है। इसलिए भिन्न भिन्न प्रकार की स्मृतियों की परंपरा भी अपने देश के अंदर हमको दिखाई देती है, और उसके आधार पर अलग अलग कालखंडों के अंदर भारतीय समाज जीवन में राज्य की जो भिन्न भिन्न व्यवस्थाएं रही हैं। मंत्र पुष्पांजलि में जितने नाम आते हैं, साम्राज्यम, भोज्यम, वैराज्यम, स्वराज्यम, तो सभी प्रकार जितने उसमें दिए गए हैं, तो एक तरह से अनेक प्रकार की रचनाएं थी, लेकिन उन सब की कुछ न कुछ विधि व्यवस्थाएं थी। और जैसा कहा कि उस सब का जो मूल था, वो कहीं ना कहीं धर्म था। ब्रिटिश सिस्टम का जो वो ला आया, तो उसका जो बेस था वो एविडेंस और आर्ग्यूमेंट। एथिक्स या वास्तविकता क्या है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि एविडेंस कितने आपके पास और आर्गुमेंट कैसे हैं। और इसलिए न्याय व्यवस्था में लोग कहते हैं कि जो सक्षम आदमी है वो अच्छे वकील रख सकता है, वो अच्छे आर्गुमेंट दे सकता है। तो गलत करके भी व्यक्ति छूट सकता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो नैतिकता है, उसका संबंध ये नहीं रहा। और इसलिए भारतीय दृष्टि से अगर विचार करना है, तो जो कहा कि भाई जो धर्म तत्व है, वो धर्म तत्व को नकार के कुछ नहीं हो सकता, वही सुप्रीम है। इसलिए किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं हो, धर्म की सर्वोपरिता। चाहे राज्य तंत्र रहा होगा तो धर्मदंड की बात आती थी, और यदि गणराज्य भी रहे तो वहां भी अथवा जो समाज है वह धर्म की सर्वोपरिता मानते हुए उसके आधार पर चलना है। और इसलिए इस बार में हमने जो ये विषय रखा वह अच्छा था, प्रासंगिक था इस नाते से कि कुल मिलाकर एक आदर्श समाज बनना है तो वह धर्म के आचरण के कारण से संस्कृति का जन्म होता है। दीनदयाल जी एक बड़ा सुंदर वाक्य कहा करते थे कि मानव का सहज स्वभाव पतन की ओर जाने का है। जो सहज प्रवृत्तियां हैं, लोभ है, लालच है, आकर्षण है, आकांक्षाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, तो ये प्रेरित करती रहती है आदमी को।
कई बार आदमी गलत करता है। और धर्म ये कहता है कि भाई ये चीज करना चाहिए, ये चीज नहीं करना चाहिए। और मानव का सहज स्वभाव है कि जो नहीं करना चाहिए उस तरफ की प्रवृत्ति होती है। तो उसको बदलना है तो धर्म के सिद्धांत के आधार पर अपने व्यवहार को बदलना है। तो दीनदयाल जी एक वाक्य कहते थे कि मनुष्य जब अपने स्वभाव को धर्म के सिद्धांतों के आधार पर परिवर्तित करने का प्रयास करता है, उसमें से संस्कृति का जन्म होता है। और ये जो उन्होंने कहा ये एक सत्य है। उदाहरण के लिए कहें, हम आजकल हम कहते हैं ना कि आज के समय के अंदर और लोभ लालच के कारण से आर्थिक शुद्धि बची नहीं, तो भ्रष्टाचार चलता है। जीवन में गहरे संस्कार न होने के कारण मानव में जो एक प्रवृत्ति है उसके कारण से महिलाओं के साथ देखने की दृष्टि व्यवहार में अनेकों घटनाएं हम सुनते हैं। वो क्यों होती है? क्योंकि मानव की प्रवृत्ति वैसी है। तो पूर्वजों ने कहा, धर्म कहता है कि स्त्री को मां मानो, मातृवत परदारेषु, एक सिद्धांत बताया। अब ये मातृवत दृष्टि से देखना, उस तरह का उसका मन बनना, उस तरह का उसका स्वभाव बनना, तो एक संस्कारों की प्रक्रिया चली। और जब समाज के एक बड़े वर्ग ने उस तरह के भाव को लेकर उस तरह से जीना प्रारंभ किया, उसमें से धीरे धीरे संस्कृति का एक वैशिष्ट्य उत्पन्न हुआ, जो भारतीय संस्कृति की विशेषता कहते हैं कि मातृवत परदारेषु। उसी प्रकार के व्यवहार में से परद्रव्येषु लोष्टवत, इस सिद्धांत का जन्म हुआ। उसी में से आत्मवत सर्वभूतेषु, किसी प्रकार का ऊंच नीच भेदभाव ये नहीं होना चाहिए। आत्मवत सर्वभूतेषु, सभी को देखना, मनुष्य मात्र नहीं तो पशु पक्षी सबको भी। तो इस नाते से ये जो तीन शब्द हमने लिए, तो ये संस्कृति, इसका अपना एक महत्व है। और इस सांस्कृतिक आधार के ऊपर समाज ने जीना चालू किया, तो अलग अलग शताब्दियों में अलग अलग कालखंड के अंदर जो एक दीर्घ यात्रा है वो इतिहास में समावित हो जाती है। और आज के समय में जो व्यवस्था चल रही है, तो वो जो मौलिक चीजें हैं उसके साथ में उसको अगर जोड़ा जाए तो जो अपेक्षित है वह क्रियान्वयन में आएगा। तो इस नाते से और इस 3 दिन के सत्र के अंदर इस विषय को लेकर के और जो भी चिंतन हुआ है, जो भी पेपर्स आए हैं, इन सब के आधार पर आने वाले समय के अंदर इसके अलग अलग विषयों को लेकर के और इनके संदर्भ में चर्चा, उनकी आज की प्रासंगिकता और वह समाज जीवन के व्यवहार के अंदर आए, उस नाते से आने वाले समय के अंदर और समाज जीवन के अंदर एक हम सब लोगों के लिए एक करनी कार्य रहेगा। बाकी स्वाभाविक रूप से अधिकांश अभी समापन में उपस्थित हैं, वो कार्यकर्ता किस्म के कार्यकर्ता है। धीरे धीरे थोड़ा देखना चाहिए। एक जनरल एक समाज का एक प्रवाह रहता है, तो सामान्यतः अधिवेशन और सेमिनारों में होता है कि व्यक्ति को अपना पेपर रखना यही सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहता है। और अपना पेपर रखने के बाद फिर बाकी दुनिया से वो अलग हो जाता है। इसलिए ज़्यादातर सेमिनारों में हाल देखते हैं कि अपना पेपर रखा और उसके बाद में फिर आसपास घूमने जाना, बाकी करना। तो कहने को तो अधिवेशन में गए, लेकिन कुल मिलाकर तो अभी एक समाज का स्वभाव है, धीरे धीरे डालना पड़ेगा उसको। तो अभी भी आने पहले दिन अपनी जितनी संख्या थी और अभी है, तो कहते हैं भाई झाग झाग निकल गया, सार सार रह गया। तो धीरे धीरे ये सार बढ़ता जाए, इसका जो रेशो है पहले से अच्छा है, धीरे धीरे और भी अच्छा हो। तो ये करना है तो थोड़ा सा एक धीरे धीरे कार्य पद्धति में
जब नए नए लोग जुड़ते हैं, जिनको लाते हैं, तो शने शने उनके साथ में थोड़ा संपर्क, उनका मानस भी बनाना, और एक हमारी अपनी एक कार्य पद्धति है, अपनी एक परंपरा है। कई बार कहते हैं कि भाई जो संघ से जुड़े हैं और इस प्रकार की परंपरा से निकले हैं, तो सामान्यतः अन्य अन्य क्षेत्रों के अंदर भी, जैसा एक बंधु ने मुक्त चिंतन में कहा ना, कि जो समानांतर सत्र थे वो महत्वपूर्ण वो रहता है वास्तव में, क्योंकि वहाँ व्यक्ति तैयारी करके आया है, उसको प्रस्तुत करना है। तो धीरे धीरे जब कभी इस प्रकार की रचना हम करते हैं, तो उस रचना की थोड़ी पूर्व तैयारी थोड़ी ज़्यादा होना, और जिनके पेपर्स आए हैं, जिनको हमने सेलेक्ट किया है, तो उनके साथ भी थोड़ा, आज तो तकनीक का अपने पास उपलब्धता है, तो उनके साथ भी संवाद करना, मन करना, तो थोड़ा पूर्ण समय रहना, मन से रहना, अन्यों को भी सुनना। तो इस नाते से थोड़ी सी अपनी, और एक आने वाले समय के अंदर एक कार्य संस्कृति के विकास के नाते से कुछ बातों की ओर सभी लोग मिलकर के ध्यान देंगे तो आगे और अच्छा होगा। बाकी एक अच्छी बात है, कुल मिला के जो यात्रा चली थी जब से, तो जब ये सब काम चालू हुआ था, तो मुझे याद है मैं उस समय नगर प्रचारक था, शायद ये 77-78 के आसपास की बात होगी, या शायद उसके पहले भी। तो मोरोपंत जी उस समय आते थे, तो उन्होंने कहा कि क्योंकि बाबा साहब आपने जब गए 72 में, बाद में फिर उनकी स्मृति के अंदर ये संस्कृत और इतिहास को लेकर कार्य प्रारंभ हुआ, तो क्या करना, तो बोले इतिहास दिवस मनाना। तो जगह जगह जाते थे, और आज इतिहास दिवस का कार्यक्रम। लोग कहते हैं इतिहास दिवस क्या है, बोले बस इतिहास दिवस है, उसके बारे में है, इतिहास के बारे में जानना है। तो मुझे याद है आज भी कि मैं इंदौर में नगर प्रचारक था और कार्यक्रम रखा, तो बड़ी कोशिश की कि भाई कोई लोग आए थोड़ा। तो मोरोपंत जी आए, तो उन्होंने पूछा कि क्या तैयारी हो गई, तो मैं थोड़ा संकोच में था कि हाँ। तो उन्हें कितनी संख्या रहेगी, मैंने कहा कोशिश तो बहुत की, लेकिन बहुत नहीं लगता है कि 200 तक संख्या रहेगी। तो जोर से हंसे, बोले गजब हो गया भाई, ये तो बहुत बड़ी बात है। मैं एक जगह से आ रहा हूँ, वहाँ पर बोलने वाले 9 थे और सुनने वाले 5 थे। तो कुल मिलाकर के जब प्रारंभ यहाँ से हुआ था देश में, तो धीरे धीरे चला, फिर चला, तो इतिहास संकलन योजना का कार्य करता, लेकिन इतिहास विषय का जानकार नहीं रहता। कोई व्यापारी कोई है, क्योंकि संघ का हर स्वयंसेवक इतिहास का प्रेमी होता है, इसलिए वो लायक होता है कार्य के। तो एक कालखंड ये भी चला कि संगठन में बहुत लोग थे, इतिहास के प्रति गौरव भी था उनका, लेकिन इतिहास विषय के जानकार कम थे, उससे जुड़े हुए कम थे। लेकिन धीरे धीरे कार्य चलते 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 इतने वर्षों के अंदर, और अभी एक अच्छी बात है कि इस बार का अपना जैसे अधिवेशन हुआ, तो जितने लोग सहज आते जाते मुझे मिलते रहते थे, तो अधिकांश सब जो है कोई ना कोई असिस्टेंट प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर है, और इतिहास विषय के। तो एक दृष्टि से संगठन की यात्रा के अंदर तो ये एक अच्छी एक उपलब्धि हुई है। तो आने वाले समय के अंदर चूँकि और भिन्न भिन्न विधाओं के भी लोग हैं, तो आने वाले समय के अंदर कुल मिलाकर इस धारा के अंदर जो भी प्रतिभाएं देश के अंदर उपलब्ध हैं, वे सब हमारे संपर्क की परिधि में आए, और उस नाते से आने वाले समय के अंदर जो नई कार्यकारिणी बनी है, नई रचनाएं बनी हैं, तो इन सब के आधार पर और आने वाले समय के अंदर अपने कार्य का विस्तार हो। कुछ 2-4 बातें और विचार के लिए रख के मैं अपनी बात पूरी करूँगा। कुल मिला के जो अपना ये सारा जब विषय चलता है, तो इतने दिनों के प्रयत्न से और एक हिंदुत्व के पुनरुत्थान की जो एक धारा चली, उसके कारण से और हजारों सालों के सभ्यतागत
आक्रमणों के कारण जो एक समाज का मानस आत्मविस्मृति से बाहर निकलकर धीरे धीरे अपने गौरव के स्मरण की ओर बढ़ने की प्रक्रिया और पिछले कुछ वर्षों से थोड़ी और तेज गति से बढ़ी है, तो देश में एक वायुमंडल तो बन गया है। हमारी बातों को, बाकी सब चीजों को सुनने का मानस भी समाज में बढ़ गया है। आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले का एक बुद्धिजीवी वर्ग में या समाज जीवन में मानस और आज में बहुत अंतर है। तो एक दृष्टि से एक कालखंड में हम आ रहे हैं कि जब यह आत्मबोध और स्वबोध है, यह बढ़ रहा है। और पहले केवल समाज और संगठन के स्तर पर सोचते थे, तो अब वो तंत्र और बाकी के अंदर भी चर्चा के विषय सारे ये बन रहे हैं। जब ये सारा विषय चलता है तो एक द्वंद्व हमेशा रहता है, क्योंकि इतिहास का जब विषय लेंगे तो कुल मिलाकर सारा का सारा और वेस्टर्न पैरामीटर्स होने के कारण से इतिहास की परिभाषा, क्रोनोलॉजी, फैक्ट्स, फिगर्स और विषयों को समझना, तो जो वर्गीकरण उन्होंने कर दिए, जो पुराने समय में हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश था नाम, वो आगे चल करके आज़ादी के बाद फिर वो एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न कर दिया गया। तो फ्रेमवर्क वही है। और उसके कारण से अच्छे लोग होते हुए भी, विशेषज्ञ लोग होते हुए भी, और जब कभी हम और कुछ बात करेंगे तो थोड़ा उनके सामने प्रश्न चिन्ह रहते हैं। तो दो दृष्टिकोणों से और चर्चा जो है उसको हमको थोड़ी चलाना पड़ेगी, क्योंकि एक जो भारत की सनातन धारा है उसके आधार पर भारत का समाज जीवन चलता है, लोक चलता है। और दूसरा जितना एकेडमिक जगत है, तंत्र है, स्कूल है, कॉलेजेस हैं, सिलेबस हैं, पाठ्य पुस्तकें हैं, एक उसकी दुनिया है। उस दुनिया में जो भी कहा गया हो, एक उदाहरण के लिए ले लें कि भाई उस दुनिया के अंदर वर्णन करेंगे तो भाई राम हुए कि नहीं हुए, कृष्ण हुए कि नहीं हुए, महाभारत ये कथा है, ये इतिहास है, वास्तविकता है, वो सिलेबस में चलता रहता होगा, लेकिन लोक में कोई भ्रम नहीं है। उसके कारण से लोक में राम का लोप हो गया, ऐसा नहीं हुआ। तो समाज के अंदर राम है, कृष्ण है, काल का ले लेंगे तो सिलेबस और इसमें हम देखेंगे तो BC AD में ही चलेगा, वो उसी के आधार पर नापेगा। लेकिन समाज जीवन में अगर आप जाएंगे तो न जाने कितनी सदियों से जो संकल्प मंत्र चलता है उस काल से चलता है। समाज जीवन के अंदर कहीं भी कुछ चलता है अपने यहाँ पर, वो चाहे गृह प्रवेश करिए, चाहे विवाह संस्कार हो, या कोई दुखद घटना भी हो गई हो, या किसी का जन्म हुआ हो, भारतीय समाज जीवन की हर घटना के संदर्भ के अंदर काल का जो विचार है वो BC AD में नहीं करता है, वो भारतीय समाज करता है। वो संकल्प मंत्र जो बोलता है, और संकल्प मंत्र लेंगे तो वो तो फिर काल की एक समग्र अवधारणा उसके अंदर है। और इसलिए इतिहास संकलन योजना का जब काम चालू हुआ था तब मुख्य विषय सबसे पहले यही लिया था कि काल की अवधारणा। और इस नाते से एक द्वंद्व भी जो हमेशा आता है कि इस वेस्टर्न पैरामीटर से माइंडसेट बना है, तो और भारत में इतिहास का सोच अलग था, दृष्टि अलग थी। तो भारतीय इतिहास को उस दृष्टिकोण से देखते हैं तो एक मानसिक द्वंद्व आता है इसमें, क्योंकि जहां एक सीमित कालखंड है वहां तो इस सन को, इस तारीख को, इस समय यह घटना हुई, ये आप निर्धारित कर सकते हैं।
पर जो समाज जीवन युगों में सोचता है, सभ्यताएं आती और जाती हैं, इसमें सोचता है, तो उसकी भाषा भी अलग रहती है, उसकी अभिव्यक्ति भी अलग रहती है। और इसलिए हमारा आदमी युगों में विचार करता है, हमारा सोच भी वैसा रहता है। फिर हमारे यहाँ मानते हैं कि भाई ये दुनिया कोई अभी की है, यही नहीं है, अनेकों दुनियाएं आई और गई। तो उसके कारण से फिर होना क्या चाहिए, तो हमारे यहाँ में से यही हुआ कि भाई कुल मिलाकर ये प्रवृत्तियां ऐसा ऐसा होता है, ये होना चाहिए। तो धर्म के अनुसार होना चाहिए, अधर्म के अनुसार नहीं होना चाहिए। तो धर्माधारी चीजें क्या क्या हुई है, अधर्माधारी चीजें क्या क्या हुई है, उसके कुछ उदाहरण आ गए। इसलिए जो पुराण और इनकी रचनाएं हैं, तो हमारी दृष्टि भिन्नता के कारण है। ये BC-AD की दुनिया जो लीनियर काल मानती, उनका एक अपना एक धारा है। और हमारे यहाँ जब कहेंगे तो उसका जब वो विचार करेगा, तो जैसे पुराण का जो लक्षण बताते हैं ना, तो उसमें लक्षणों में क्या क्या ले लिया उन्होंने। तो उन्होंने कहा सर्गश्च, यानी ब्रह्मांड जो है उसका जो सृजन हुआ, अभिव्यक्त हुआ, सर्गश्च। प्रतिसर्गश्च, जब फिर से प्रलय होता है, तो ये है पूरा सोचने की दिशा। तो पुराण में क्या, तो बोले सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतराणि च, एक के बाद एक मनवंतर आते हैं। और फिर कहा कि वंशानुचरितं चैव, फिर प्रमुख प्रमुख डायनास्टियां, घटनाएं, अलग अलग समाज जीवन हुए। वंशानुचरित जो है पुराणम पंचलक्षणम। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि पैरामीटर्स करते समय दृष्टि जो है उस तरह की है। लेकिन आज का जो समय है, इसके अंदर हमको चलना है। तो इस नाते से इतिहास संकलन योजना ने दो चीजें शुरू में दी। एक, ये जो मौलिक हमारी काल की अवधारणा है, उसको एक स्थायी आधार उसका एक किया जाए। और उस स्थायी आधार के नाते से जो हमारे यहाँ पर खगोलीय गणना की पद्धति है, वह युगों के अंदर, तो इसलिए और इतिहास संकलन योजना में ये जो काल की अवधारणा है, इसका एक कई सालों तक अपने देश भर के अंदर इस काल की अवधारणा को लेकर सेमिनार्स होते थे, बहस होती थी, और धीरे धीरे इसको स्थापित करने की प्रक्रिया की है। तो इसको थोड़ा हमारे कार्यकर्ताओं ने थोड़ा एक समझना चाहिए कि ये जो काल का जो मापन है, आज का जो वेस्टर्न मापन और हमारा जो है, तो भारतीय काल धारणा के अंदर दो तीन मूलभूत बातें हैं। आज का जो वेस्टर्न जिससे चलते हैं, सेकंड, मिनट, घंटा आदि, ये मैकेनिकल है। जो महीनों के नाम है, विभाजन है, उसका भी कोई क्रम से संबंध नहीं है। पहले कभी और 10 महीने का साल हुआ करता था, ईसा से एक 750-800 साल पहले, तो 10 महीने होते थे। बाद में नोमा पिम्पुलियस हुआ तो 2 महीने जनवरी फरवरी जुड़ गए। तो ग्रीक देवताओं पे नाम थे वहाँ पर। जूलियस सीजर हुआ, उसको इतिहास में प्रसिद्ध होना था, तो एक देवता का नाम हटा के अपना नाम जोड़ दिया उसने, इसलिए वो जुलाई महीना आ गया। और जब दिनों का ये 12 महीने और इनमें अंतर जब आया, तो एक बार जब 365 दिन का वर्ष निर्धारित हुआ, तो क्रम विभाजन कर दिया कि 31-30, 31-30। क्यों 31 और क्यों 30, इसका कोई गणित नहीं था। तो जनवरी 31 हो गया, एक फरवरी में एक दिन का अंतर लाना था, इसलिए फरवरी 29 का हो गया। फिर 31-30, 31-30 ऐसे विभाजन होते चले गए। बाद में एक सम्राट हुआ अगस्टस, वो भी जूलियस सीजर जैसा प्रसिद्ध हुआ। सीजर के बाद उसको भी इतिहास में प्रसिद्ध होने की इच्छा हुई, तो उसने कहा सीजर का नाम है तो मेरे नाम पे एक महीना क्यों नहीं होना चाहिए। तो एक और ग्रीक देवता को हटा करके उसने अपना नाम डाल दिया, तो अगस्त आ गया। अब अगस्त उसमें 30 दिन का था। इस अगस्टस को लगा कि जूलियस सीजर से मेरा कमजोर कैसे होना, तो मेरा भी 31 होना चाहिए।
फरवरी के 29 में से एक दिन निकाल के वहाँ जोड़ दिया, तो जुलाई में 31 हो गया, अगस्त में 31 हो गया। खैर, कहने का मेरा इतना ही तात्पर्य है कि एक तरह की ये दुनिया बन गई। लेकिन भारतीय कालगणना जो है उसका जीवन से संबंध है, जगत से संबंध है, जगत में होने वाले परिवर्तन से संबंध है। इसलिए हमारी जो कालगणना है वो मैकेनिकल नहीं है, वो जैविक है, बायोलॉजिकल है। इसलिए जो हमारी गणना चालू होती है नहीं, तो वो नाड़ी के स्पंद से चालू होती है। स्पंदन जो है हमारे, तो जो पल विपल आदि है, फिर जो घटी मुहूर्त आदि कहते हैं, वो भी कोई बुद्धि से हमने कुछ वर्गीकरण कर दिया, ऐसा नहीं है। जो ग्रह घूमते हैं, जो परिवर्तन आते हैं, जो महीनों के नाम है, ऋतुओं के नाम है, तो वो कोई कल्पना नहीं है। वो जो है वो जो कुछ जीवन में जगत में चल रहा है, तो एक तरह से भारतीय काल दृष्टि जो है वह केवल मात्र एक कोई टाइम देखने की चीज नहीं है। वो एक आपको एक ऋतु परिवर्तन है, समय परिवर्तन है, काल परिवर्तन है, खगोल में जो परिवर्तन हो रहा है उससे जुड़ी हुई भारत की सारी काल गणना है अपनी। तो इस नाते से इस काल गणना के विषय को थोड़ा सा समझना, और यह जो चक्र है, तो ये इस युगों के चक्र के अंदर वो भी निर्धारित है, वो भी खगोलीय गति से है। उसमें अनेकों सम्राट आए, अनेकों संवत आए, और इसलिए भारत में अनेकों संवतों की परंपरा रही है। अपने इस समाज की इतिहास की यात्रा के अंदर तो युधिष्ठिर संवत भी मिलेगा, बुद्ध संवत भी मिलेगा, महावीर संवत भी मिलेगा, विक्रम संवत भी मिलेगा, बंगला संवत भी मिलेगा। तो लेकिन कुल मिला के बेस आधार युगाब्द है। इसलिए धीरे धीरे अपनी अपनी मान्यता के अनुसार लोग रखें उसको, लेकिन